बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक का लेसन नंबर 9 किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और आज का टॉपिक है हमारा प्रिज्म। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप लैब करने जाते होंगे, प्रैक्टिकल करने जाते होंगे, वहां पे आपको दिखाया गया होगा प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है कांच का बना हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है और इसमें दो परावर्तक सतहें होती हैं। जो प्रिज्म है उसको वास्तविक रूप से तो हम लोग कागज पे बना नहीं सकते, ठीक है, तो उसका जो मेन पार्ट होता है उसको हम लोग चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहां पर ए बी सी एक प्रिज्म है और इसकी दो अपवर्तक सतहें होती हैं। एक सतह ए बी जिसपे लाइट जाती है, प्रिज्म से टकराती है, और दूसरी सतह ए सी जिससे लाइट जो होती है बाहर निकलती है। तो ये दो अपवर्तक सतहें होती है प्रिज्म की। प्रिज्म में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 आयताकार सतहें होती हैं और 2 त्रिभुजाकार सतहें होती हैं। उन सबों को आपस में जोड़ करके प्रिज्म बनाया जाता है। 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए हम लोग कागज के हूबहू तो इसको उतार नहीं सकते हैं, बस उसका जो आगे वाला पोर्शन है उसका चित्र हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। प्रिज्म की खासियत ये होती है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश उस प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म के अंदर से होकर गुजरता है और जब बाहर निकलता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी हमको प्राप्त होती है पर्दे पर, स्क्रीन पर, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं और इस घटना को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और जो रंगीन पट्टी प्राप्त होती है 7 रंगों की उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये बात तो सभी लोग जानते हैं। अब ये प्रिज्म क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, किसी समान एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है उसे ही हम लोग प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में मेन 3 आयताकार सतहें होती हैं और 2 त्रिभुजाकार सतहें होती है जिनको आपस में जोड़ करके प्रिज्म बनाया जाता है। ये प्रिज्म है 2 अपवर्तक सतहें ए बी और ए सी, जो लाइट जाके इस प्रिज्म की एक अपवर्तक सतह से टकराती है तो इस पी क्यूब लाइट को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आर एस को हम लोग कहेंगे निर्गत किरण, और यहाँ जो पी क्यू आर है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। जिस पॉइंट पर ये दोनों अपवर्तक सतहें एक दूसरे से मिलती हैं या जिस कोण से दोनों अपवर्तक सतहें झुकी हुई होती हैं उस कोण के हम लोग कहते हैं प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग ए से दिखाते हैं, जहां से दोनों अपवर्तक सतहें इस तरह होती हैं तो इनके बीच का जो कोण होता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, यानी प्रिज्म का कोण कहते हैं, ठीक है। अब प्रिज्म जो होता है इससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 माध्यम है। एक माध्यम ये हो गया और दूसरा माध्यम ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसकी दिशा और गति बदल जाती है तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये आपने पहले ही पढ़ चुका है। तो 2 माध्यम हो गए, एक हवा हो गया और एक प्रिज्म के अंदर, तो प्रिज्म तो कांच का बना होता है तो वह जो है सघन माध्यम हो गया, हवा जो है विरल माध्यम हो गया। अब ये विचलन कोण क्या होता है और प्रिज्म में या प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण के लिए व्यंजक क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। तो विचलन कोण क्या है, प्रिज्म पर आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए पी क्यू आपतित किरण है, एक माध्यम में है, जब वो दूसरे माध्यम में गई है सघन माध्यम में तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन अगर वो सीधी जाती है तो इसको हमने इस तरह बढ़ा दिया है, यहां तक आ गया। और निर्गत किरण है आर एस, इसको भी हमने पीछे की ओर सीधा बढ़ा दिया, जहां दोनों मिल रहे हैं उस बिंदु को हमने डी कहा, और ये हमारा आपतित किरण हो गया और यह जो है निर्गत किरण हो गया।
इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम लोग डेल्टा कह रहे हैं, और यही डेल्टा जो होता है विचलन कोण होता है। ठीक है, इसके लिए व्यंजक क्या होता है वो आपको निकालना है, सूत्र उसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिगर देख लीजिए, ये आपतित किरण है और यह जो है अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण कहते हैं। फिर यहाँ पे निर्गत किरण और ये अभिलंब हो गया, इन दोनों के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। यह जो है हमारा परावर्तित किरण है पी क्यू आर। तो क्यू आर और क्यू ई जो है यह तो अभिलंब है, एम ई इस तरह से ये पूरा अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम आर से दिखाते हैं। तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है इसको हम लोग डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कह रहे हैं। अब हमको मेनली डेल्टा के लिए जो फॉर्मूला है वो निकालना है। विचलन कोण समझ आ गया, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसके दो अपवर्तक सतहें हैं, एक है AB और दूसरा है AC। तो अपवर्तक सतह AB द्वारा उत्पन्न विचलन कोण अपवर्तक जो पृष्ठ है हमारा AB वो है, यही लिखें DQR इज इक्वल टू डेल्टा 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए ये पूरा I और ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं I1 बराबर डेल्टा 1 प्लस R1। ठीक है, हमको तो डेल्टा 1 का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 बराबर I1 माइनस R1। ठीक है, डेल्टा 1 बराबर क्या हो गया, I1 माइनस R1। इसी प्रकार अपवर्तक पृष्ठ AC द्वारा उत्पन्न विचलन तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DRQ। तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा 2 बराबर I2 माइनस R2। ठीक है, त्रिभुज देखिए, एंगल FDR इज इक्वल टू, FDR जो है ना, देख लीजिए FDR ये आ रहा है, यह एक बहिष्कोण है। FDR बहिष्कोण है, अतः एंगल FDR बराबर बहिष्कोण है, तो FDR यानी डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। चित्र से आप देखिए FDR इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा है, और ये क्या हो गया, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, आपने यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 इसको कह दीजिए और समीकरण नंबर 2 इसको कह दीजिए। आपने यहाँ पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान निकाल रखा है, तो वो मान हम रख लेंगे। डेल्टा बराबर डेल्टा 1 का मान क्या है, I1 माइनस R1, और डेल्टा 2 का मान I2 माइनस R2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस R1 तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखिए DQER
एक चतुर्भुज है और किसी भी चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का योगफल 360 होता है। ये तो आपको पता है ना कि किसी भी त्रिभुज में 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो डी क्यू ई आर यह भी एक चतुर्भुज है और इसके भी चारों कोणों का योगफल क्या होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज नहीं चतुर्भुज चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, देख लीजिए चतुर्भुज पहले, ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर में क्या होगा देखिए, ए क्यू ई आर में एंगल ए क्यू ई प्लस क्यू ई आर, ए क्यू ई, ये तो पूरा 90 डिग्री का हो जाएगा, प्लस ई आर ए प्लस आर ए क्यू इज इक्वल टू 360। ठीक है, ए क्यू ई पूरा 90 डिग्री का कोण है ये, प्लस क्यू ई आर, क्यू ई आर प्लस ये देखिएगा ई आर ए, यह भी 90 डिग्री का कोण है, प्लस आर ए क्यू, तो इसको हम लोग केवल ए लिख दें क्योंकि ए जो है वही प्रिज्म का कोण होता है। ये हो गया 360। तो क्यू ई आर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई आर बराबर हो जाएगा, ये तो 180 हो गया, 360 माइनस 180 माइनस ए, 99 180, ए को भी हम लोग उधर लेके चले गए, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू ई आर इज इक्वल टू 180 माइनस ए। ये बात समझ आई है? क्यू ई आर कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए। इसको हम लोग दे दें क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग 3 कह दें और इसको हम लोग 4 कह दें। ठीक है, अब कहां से किया जाए? यहां से, यहां से किया जाए, जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्यू ई आर का मान हमने निकाल लिया, अब हम लोग लिखेंगे यहां से त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में, अब देखिए त्रिभुज क्यू ई आर कहां है? क्यू ई आर, ठीक है, तो त्रिभुज क्यू ई आर में किसी भी त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं और तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज क्यू ई आर में 2 एंगल है, R1 और R2, और एक ये E है ना, तो तीनों का योगफल कितना होगा? 180। तो वही हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज क्यू ई आर में एंगल क्यू ई आर प्लस ई आर क्यू प्लस आर क्यू ई इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्यू ई आर का मान हमको नहीं पता है तो रहने दीजिए, क्यू ई आर छोड़ दीजिए इसी तरह। ई आर क्यू इसका मान हमको पता है क्या? R2, आर क्यू ई इसका भी मान पता है क्या? R1 इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ा जाए, क्यू ई आर का मान निकाल दीजिए, 180 R1 प्लस R2, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया,
तो हमारे पास क्या मिल गया, क्यू ई आर 180 माइनस R1 प्लस R2। यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 4 में आपने क्यू ई आर का मान निकाला है, और ये हो गया समीकरण नंबर 5, यहाँ भी आपने क्यू ई आर का ही मान निकाला है, तो दोनों एंगल सेम होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से देखिए क्या है, यह भी क्यू ई आर का मान है और यह भी जो है क्यू ई आर का ही मान है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों को हम लोग इक्वल लिख दें, 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, 101 से 180 कैंसिल हो गया, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना आ गया, A आ गया। ठीक है, R1 प्लस R2 का मान कितना आ गया, A आ गया। अब देखिएगा थोड़ा सा समीकरण नंबर 3 में R1 प्लस R2 का मान अगर हम A रख दे तो क्या हो जाएगा, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 3 में R1 प्लस R2 का मान रखने पर डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। यही जो है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान है या व्यंजक है। आप इसको लिख सकते हैं, यह प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान है, विचलन कोण का व्यंजक है। आई बात समझ में? तो किसी भी प्रिज्म द्वारा जो उत्पन्न विचलन कोण होता है वो होता है डेल्टा, और डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 माइनस A। जहां I1 क्या है, आपतन कोण है, I2 भी आपतन कोण है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है दो पृष्ठों पर, इसलिए दो आपतन कोण बने हैं। एक पृष्ठ है AB अपवर्तक सतह है और दूसरा अपवर्तक सतह है AC। इन दोनों सतहों पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, इसलिए यह जो है दो आपतन कोण बने हैं, और A जो है वह प्रिज्म का कोण है। तो प्रिज्म द्वारा जो उत्पन्न विचलन कोण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। तो इतनी बात समझ आ गई कि किसी भी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान क्या होता है या व्यंजक क्या होता है। समझ आ गई बात, आगे बढ़ा जाए, एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और नया टॉपिक जो है वो है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल्टा M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए अभी हमने निकाला विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान हमने क्या निकाला था, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज माइनस A, यही निकाले थे ना, और A किसके बराबर हो जा रहा था हमारा, R1 प्लस R2 के। A किसके इक्वल हो रहा था, R1 प्लस R2 के। अभी हमने पढ़ा है जस्ट। अब ये न्यूनतम विचलन कोण क्या है, तो विचलन कोण का मान यानी डेल्टा का मान, विचलन कोण के न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल्टा M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, जब न्यूनतम विचलन कोण बनता है वैसी स्थिति में I1 और I2 दोनों बराबर हो जाते हैं, और I हम लोग मान लेते हैं उसको, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, R1 R2 दोनों बराबर हो जाते हैं, उसको हम लोग R मान लेते हैं, और डेल्टा जो होता है वो डेल्टा M के बराबर हो जाता है, और डेल्टा M ही जो है हमारा न्यूनतम विचलन कोण है, और डेल्टा विचलन कोण है। इतनी बात तो समझ आ रही है। आगे का टॉपिक है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म जो है जिस पदार्थ का बना है, ये तो हम भी जान रहे कि वो कांच का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन कांच भी कई तरह के होते हैं। तो जो जिस पदार्थ से मिलकर प्रिज्म बना है उस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है,
उसका सूत्र क्या है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, पदार्थ के अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, तो जो प्रिज्म है उसके भी अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से ही दिखाएंगे। ठीक है, चलिए न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होता है आप भी जान रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होता है, डेल्टा किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा एम के बराबर हो जाता है। ठीक है, और I1 और I2 साफ लिखा हुआ है, दोनों किसके बराबर हो जाते हैं, I के बराबर हो जाते हैं, हम लोग I मान लेते हैं इसको, और R1 R2 R के बराबर हो जाते हैं। इतनी बात समझ आ रही है आपको? चलिए अभी हमने पढ़ा था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो न्यूनतम विचलन की जब स्थिति है वैसे स्थिति में क्या है, R1 और R2 दोनों किसके बराबर है, R के, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम लोग लिख दे रहे हैं इसको, यानी 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A। ठीक है, 2R इज इक्वल टू क्या हो गया, A, या A इज इक्वल टू 2R। ये बात समझ आ गई कि नहीं आपको, देख लीजिए 2R इज इक्वल टू A या A इज इक्वल टू 2R। अब डेल्टा बराबर हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, I1 प्लस I2 माइनस A। जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है तो जो डेल्टा है वही डेल्टा M के बराबर हो जाता है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में अब ये डेल्टा नहीं, क्या हो जाएगा, डेल्टा M। ठीक है, और I1 प्लस I2 माइनस A, यानी हम दोनों तो बराबर हो जा रहे हैं ना जब न्यूनतम विचलन की स्थिति हो रही है, तो I प्लस I माइनस A लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2I माइनस A डेल्टा M इज इक्वल टू। ठीक है, डेल्टा M इज इक्वल टू लिख सकते हो कि नहीं, यहां से तुम चाहो तो R का मान निकालो, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2, और यहां से डेल्टा M का मान हमने निकाल लिया, डेल्टा M का मान हमने निकाल लिया। अब अगर I का मान निकालना हो, I का, तो क्या हो जाएगा, यहां से हमने R का मान निकाल लिया और यहां से हम लोग क्या करेंगे, I का मान निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा M, A को इधर ला देते हैं, A इज इक्वल टू 2I। ठीक है, क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़िए, I का मान निकालना है, तो डेल्टा M प्लस A/2, ये किसकी वैल्यू हो गई, I की वैल्यू हो गई। क्लियर है? अब स्नेल के दूसरे नियम से आपने क्या पढ़ाया है, स्नेल के दूसरे नियम से, स्नेल के दूसरे नियम से क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन I बाई साइन R, होगा कि नहीं होगा, म्यू बराबर यही ना होता है, साइन I बाई साइन R। चलिए ठीक है, आगे, अब म्यू बराबर साइन I की जगह ये लिखेंगे, ठीक है, I की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डेल्टा M प्लस A/2, ये साइन I का मान हो गया, नीचे साइन R की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, A/2। ठीक है, तो यही जो है म्यू साइन I डेल्टा M प्लस A/2 बाई साइन A/2, प्रिज्म के समीकरण नंबर कहीं 1 2 तो नहीं दिया गया है, चलिए इसी को, इसे ही प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं।
अपवर्तनांक कहते हैं। आई बात समझ में? ये तब क्लियर होगा जब इस तरह आप लोग एक दो सवाल कर लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेंगे, तब ये जो है और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसका यूज जो है हम लोग जनरली जब सवाल लगाते हैं, प्रिज्म पे आधारित सवाल को हल करते हैं, तभी यूज हो पाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रिज्म के विचलन कोण के लिए फॉर्मूला निकाला था। अभी हम लोग प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकाल लिए। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई अच्छे से। इस पे सवाल आते हैं एग्जाम में, या कभी कभी ये भी दे देता है, पूछता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। समझ आ गया है? चलिए आगे बढ़ा जाए, चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। नया टॉपिक है किसी पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जब कोई प्रिज्म पतला हो, जब कोई प्रिज्म पतला हो, ऐसी स्थिति में साइन थीटा जो होता है केवल थीटा के बराबर हो जाता है। जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? केवल थीटा के बराबर हो जाता है। तो अभी हमने पढ़ा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2, यही पढ़ा ना हमने। तो जो साइन थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा? केवल थीटा के, यानी ये हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई, नीचे लाइन लिखते हैं, म्यू बराबर साइन थीटा किसके बराबर हो गया? केवल थीटा के, यानी a प्लस डेल्टा m बाई 2, नीचे a बाई 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? a प्लस डेल्टा m बाई a। ये किसका सूत्र हो जाएगा? पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा। और न्यूनतम विचलन कोण का मान कैसे निकालेंगे किसी पतले प्रिज्म के लिए? देखिए म्यू बराबर इसी से a बाई a अलग अलग कर देंगे, डेल्टा m बाई a। ठीक है, कट गया, म्यू बराबर आ गया 1 प्लस डेल्टा m बाई a। इतनी बात समझ आ गई? 1 को जला दीजिए, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा m बाई a। ठीक है, तब डेल्टा m का मान निकालना है, तो ये a किधर आ जाएगा? इधर, ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू a इज इक्वल टू डेल्टा m। तो पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण का मान होता है वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू a, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई a, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा m बाई a। डेल्टा m क्या है? न्यूनतम विचलन कोण है। a क्या है? तो प्रिज्म का कोण है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक सवाल हम लोग कर लें तो चीजें हमको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए एक सवाल हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पतले प्रिज्म का कोण 4 डिग्री है। पतले प्रिज्म का कोण 4 डिग्री है तथा इसका अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए न्यूनतम विचलन कोण यानी ये वाला फॉर्मूला हम लोग, अब प्रिज्म कैसा है? पतला है, तो पहले हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है, आंसर में लिखेंगे दिया है प्रिज्म का कोण यानी a बराबर दिया है हमको 4 डिग्री, म्यू बराबर हमको दे दिया है 1.5, हमको निकालना है डेल्टा m। ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल पूछे जाते हैं आपसे 1 नंबर में। ठीक है, तो डेल्टा m बराबर देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू का मान 1.5 माइनस 1, ए का मान 4 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा
0.5 इंटू 4, 0.5 पॉइंट हटा दिए 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 भी कैंसिल, कितना आ गया 2 डिग्री। ठीक है, यानी जो न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा 2 डिग्री का हो जाएगा। और इसके अपवर्तनांक का सूत्र अगर निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एम का मान आपने निकाल लिया 2 डिग्री और ए का मान आपको पता ही है 4 डिग्री, तो वहां से आप अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस व्यंजक पे आधारित इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। और नया टॉपिक जो है वो है प्रकाश का परिक्षेपण। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहिए या कहिए प्रकाश का परिक्षेपण। ठीक है, तो वही लिखा गया, प्रकाश के किरण को अपनी अवयवी रंगों में विभाजित हो जाने की घटना को ही प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं, या इसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है 7 रंगों का। ठीक है, जिसे हम लोग बैनिया पिनाला के नाम से जानते हैं। जब प्रिज्म का जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं या फिर प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं। यहां तक समझ आ गए। देखिए यहाँ पे एक श्वेत प्रकाश है, जब वो प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो इस तरह से 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। उसके बाद है कि कोणीय परिक्षेपण क्या है, किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। इसे थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यदि डेल्टा भी बैगनी रंग के लिए विचलन कोण है और डेल्टा आर लाल रंग के लिए विचलन कोण है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। और अभी आपने डेल्टा का मान निकाला ना, डेल्टा इज इक्वल टू हमने अभी पढ़ा म्यू माइनस 1 इंटू ए, इस तरह। तो डेल्टा भी की जगह पे हम लोग फॉर्मूला यही रखेंगे, लेकिन म्यू और यहाँ पे भी -1 माइनस म्यू आर -1 इस तरह कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये क्या हो जाएगा, म्यू भी ए माइनस म्यू आर ए माइनस माइनस प्लस ए। ठीक है, तो ये जो ए और ए है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, म्यू बी ए माइनस म्यू आर ए। दोनों में से हम लोग ए अगर कॉमन ले ले, ए कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, म्यू ए माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, यही जो है कोणीय परिक्षेपण का व्यंजक है, इसे ही कोणीय परिक्षेपण का व्यंजक कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। यह एक विमाहीन राशि होती है, विमाहीन राशि है। इसका मात्रक रेडियन होता है, रेडियन है। आगे बात समझ में। तो देखिए कोई भी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है जब प्रिज्म से गुजरती है तो वह जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तो 7 रंगों में विभाजित क्यों हो जाती है, क्योंकि हर रंग का जो विचलन कोण होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर लाइट लाल रंग की है, यहाँ से आ रही है तो मान लीजिए वो 60 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर निकल रही है। कोई जो प्रकाश है किसी और रंग की वो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर निकल रही है। कोई 90 डिग्री का, 90 तो नहीं कहेंगे, 70 डिग्री का कोण बना के बाहर निकल रही है। कोई 75 डिग्री का कोण बना के बाहर निकल रही है।
तो सबका जो विचलन कोण होता है वह अलग अलग होता है। लोग चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, और जो नया टॉपिक है वो है परिक्षेपण क्षमता। अभी हमने पढ़ा परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण, अब हम लोग पढ़ रहे हैं परिक्षेपण क्षमता। कोणीय परिक्षेपण तथा उसके बीच माध्य विचलन कोण के अनुपात को माध्यम की परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए माना कि लाल, बैगनी और पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक क्रमशः म्यू आर, म्यू भी और म्यू वाई है तथा इनके विचलन कोण लाल रंग के लिए म्यू आर, तो विचलन कोण को हम लोग इस तरह लिखेंगे डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। फिर डेल्टा भी इज इक्वल टू म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए है। ठीक है, म्यू आर, म्यू बी और म्यू वाई जो है अपवर्तनांक है, और डेल्टा आर, डेल्टा बी और डेल्टा वाई ये जो है उनके विचलन कोण है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लाल तथा बैगनी रंग, लाल तथा बैगनी रंग, लाल तथा बैगनी रंग के लिए के बीच कोणीय परिक्षेपण यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा भी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू भी ए माइनस ए म्यू आर ए और प्लस ए कैंसिल, ए दोनों में कॉमन हो गया, बचा हमारे पास म्यू भी माइनस म्यू आर। ठीक है, अब प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता, प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर ओमेगा बराबर, परिक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं ना, तो ओमेगा बराबर थीटा बाई डेल्टा वाई। थीटा का मान हमने निकाला हुआ है, देखिए म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बाई डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई का मान हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ए कैंसिल, क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1, यानी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। ये परिक्षेपण क्षमता के लिए व्यंजक हो गया, यानी ओमेगा परिक्षेपण क्षमता है
और ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। तो ये कोणीय परिक्षेपण हो गया। ठीक है, अब हमको परिक्षेपण क्षमता जान गए कि परिक्षेपण क्षमता क्या है। फिर हम लोग ये जान गए कि परिक्षेपण क्षमता का व्यंजक क्या है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, यही परिक्षेपण क्षमता का व्यंजक है, का व्यंजक है। ठीक है, तो प्रिज्म से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी की बुक से जितने भी टॉपिक्स थे लगभग सारे के सारे हमने डिस्कस कर दिया है। प्रिज्म से किस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग एक दो सवाल भी अभी करेंगे, तो हमको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये प्रिज्म से रिलेटेड सारे जो मेन डिफिनेशंस थे वो हो गए। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो प्रिज्म से रिलेटेड होते हैं और एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से रिलेटेड, प्रिज्म पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल पहला है, 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करें अल्पतम विचलन कोण। यहाँ अल्पतम विचलन कोण का मतलब है न्यूनतम विचलन कोण। आपको न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए न्यूनतम विचलन कोण को हम लोग डेल्टा एम से दिखाते हैं और डेल्टा एम का मान हमको निकालना है। तो कोई भी सवाल हल करने जाए तो सबसे पहले आप लोग वो सारी चीजें लिखिए जो सवाल में दिया रहता है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सवाल पढ़े फिर आपका आंसर देखे कि सही है कि, तो आप ये कोशिश करिए कि कम से कम समय में एग्जामिनर को किस तरह पता चल जाए कि सवाल क्या है और उसका आंसर क्या है। तो अगर आप दिया हुआ है लिख देंगे तो एग्जामिनर आराम से समझ जाएगा कि ये चीज दिया है तो ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाए, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, उसमें सबसे पहले लिखिएगा दिया हुआ है, यानी गिवन। सवाल में बहुत सारी चीजें दी गई रहती है, उसके हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो हम लोग पहले लिखेंगे दिया हुआ है, दिया है या दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का, यानी ए का मान दे दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अपवर्तनांक म्यू है, सॉरी अपवर्तनांक √2 है, यानी म्यू का मान दे दिया है √2 और आपको निकालना क्या है, डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो प्रिज्म है, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र भी आपने निकाला है। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, यही फॉर्मूला होता है ना। चलिए म्यू का मान दे रखा है उसने कितना, √2 साइन ए का भी मान दिया हुआ है 60 डिग्री और नीचे साइन 60/2। इतनी बात समझ आ गई, देख लीजिए अच्छे से, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, √2 साइन 30 डिग्री साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, नहीं याद है ना बेटा, तो याद कर लीजिए क्योंकि आपका एग्जाम जो है बिल्कुल आपके करीब आ गया है और ये सब वैल्यू याद नहीं रहेंगे तो दिक्कत में पड़ोगे तुम लोग। √2 साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे
तो 1/2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। ये बातें क्लियर हो गई आपको? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको 2 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, √2 इंटू 1/2 की जगह √2 इंटू √2, इस तरह लिख सकते हैं। कैंसिल, बचा हमारे पास साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। इट मीन्स 1/√2 साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक है, अब अगर हम साइन को इधर ला दें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 इधर हो गया 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक है, साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है? देखो बेटा, वैल्यू तो बिल्कुल याद करना पड़ेगा आपको, एकदम जरूरी है कि आप याद कर लीजिए। तो ये होता है कितने डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू। तो ये हो गया 45 डिग्री। इधर क्या बचा हमारे पास, 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा m, यानी डेल्टा m की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 90 माइनस 60 डिग्री। इट मीन्स डेल्टा m इज इक्वल टू 30 डिग्री। आई बात समझ रहे हैं? जो न्यूनतम विचलन कोण की वैल्यू होगी डेल्टा m, वो कितनी डिग्री की हो जाएगी, 30 डिग्री की। तो इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप जो भी बुक यूज करते हैं पढ़ने के लिए, उस बुक से और 2-4 सवाल को लगाइए ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा। और जब 2-4 सवाल लगा लोगे ना बेटा, तो लगेगा ये सवाल आपको याद हो गया और एग्जाम में आते ही इसको आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। एक और सवाल को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और सवाल है, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक cosec a/2 है, इसके लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करिए। ठीक है, विचलन कोण को हम लोग किससे दिखाते हैं, डेल्टा m से। तो डेल्टा m का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और प्रिज्म के कोण यानी अपवर्तनांक का सूत्र क्या है हमारे पास, म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2, यही होता है ना। म्यू की जगह आप लिख सकते हैं cosec a बाई 2, क्योंकि ये दिया हुआ है कि जो म्यू है उसका मान यानी अपवर्तनांक का मान cosec a बाई 2 है, और ये साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं साइन a बाई 2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cosec a बाई 2। साइन a बाई cosec a बाई 2, cosec a बाई 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 और इधर बचा साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक है, साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, इधर है a प्लस डेल्टा m बाई 2। साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री की। यह हो जाएगा 90 डिग्री a प्लस डेल्टा m बाई 2 से इसको इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180 a प्लस डेल्टा m। हमको डेल्टा m की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा m इज इक्वल टू 180 माइनस a, ये न्यूनतम विचलन कोण का मान हो गया। उस प्रिज्म का जिसका अपवर्तनांक cosec a बाई 2 है, तो उसका न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 2a। ये जो सवाल है ना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आप उसको उठा के देख लीजिए। इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप 5 साल का क्वेश्चन देखिए, उसमें भी जरूर इस तरह के सवाल दिए होंगे। तो ये बेटा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए समझ आ गई बात, आगे बढ़ा जाए। हम लोग एक और सवाल को हल करते हैं और सवाल है हमारा, किसी पदार्थ में लाल, बैगनी, पीले रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक क्रमशः 1.51, 1.61 और 1.69 है। पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात करें। ठीक है, हमने अभी आपको बताया परिक्षेपण क्षमता क्या होती है, ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला आपने पढ़ा, उसी फॉर्मूले पे इसको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है
दिया है। क्या क्या दिया है? अपवर्तनांक लाल के लिए यानी म्यू आर 1.51, म्यू भी 1.61 और म्यू वाई 1.59 दिया हुआ है। ठीक है, आपको पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता निकालनी। परिक्षेपण क्षमता को हम लोग दिखाते हैं किससे? ओमेगा से। और ओमेगा बराबर क्या होता है? म्यू आर माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1, ये होता है। ठीक है, म्यू भी का मान 1.61, म्यू आर 1.51 और म्यू वाई 1.59 माइनस 1। इस ऊपर वाले को जो हम दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.10, नीचे आ जाएगा 0.59। पॉइंट पॉइंट तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 59 से 10 को भाग देंगे तो आ जाएगा 0.169। ये हो जाएगा जो पदार्थ है उसकी परिक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो क्लास में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी कमियों का और अच्छाइयों का पता चल सके। जो कमियां हैं मैं उसे दूर कर सकूं।